नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत के अग्रणी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर अभिषेक बंसल जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अभिषेक बंसल जो कि सीनियर कंसल्टेंट एंड चीफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं आकाश हेल्थ केयर दिल्ली में। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करेंगे। डॉक्टर बंसल से हम समझेंगे, बातचीत भी करेंगे, लेकिन इनके बारे में पहले आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। डॉक्टर बंसल जिन्होंने भारत में लिम्फेटिक इंटरवेंशन के पायनियर्स में से एक इन्हें माना जाता है और इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी, मिनिमली इन्वेसिव इमेज गाइडेड प्रोसीजर्स और एडवांस रीजनरेटिव ट्रीटमेंट अप्रोचेस में इनकी विशेषता है, स्पेशलिटी है। तो अब डॉक्टर साहब से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम उनकी जर्नी की, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की। आखिर उन्होंने इस फील्ड को क्यों चुना और अब जब वो डॉक्टर साहब इस फील्ड में आ चुके हैं तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या है, इसके सफर के बारे में बताइए और इस विशेष क्षेत्र को आपको चुनने की मोटिवेशन कहाँ से मिली। श्योर, थैंक यू दीपिका जी। तो बताना चाहूँगा, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हम मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो कि मोस्ट इफेक्टिव होते हैं वो एक हम कारगर तरीके से पेशेंट्स को ऑफर कर पाते हैं। और जैसे जैसे मेडिसिन का एवोल्यूशन हो रहा है, एडवांसमेंट्स आ रही हैं, हम मिनिमली इन्वेजिव की तरफ जा रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि बात सिर्फ मरीज को ठीक करने की ना हो, बट हम ओवरऑल उनको होलिस्टिकली मैनेज कर सके, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और इसी के चलते जैसे जैसे मेडिसिन में एडवांसमेंट्स हुआ, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स आई, AI आया, मेडिकल टेक्नोलॉजी काफ़ी इंप्रूव हुई। उसके चलते हम जितने भी बीमारियां हैं, ज़्यादातर बीमारियां हैं, उनको हम डायग्नोस भी कर सकते हैं और साथ ही साथ मिनिमली इन्वेजिव तरीके से एक सिर्फ छोटे से पिन होल के थ्रू हम ट्रीट कर सकते हैं। गॉन आर दोज डेज जब हम कहते हैं कि बड़ी सर्जरी की ज़रूरत होती थी या फिर पेशेंट को बड़ा चीरा या फिर बेहोशी करना पड़ता था। सो इन सब के चलते एक ऐसी फील्ड थी जिसमें मुझे मौका मिला कि मैं पेशेंट्स की हेल्प कर सकूँ, दैट टू बहुत ही असरदार और सटीक तरीके से, बट विदाउट एनी बिग सर्जरी। बिल्कुल, तो ये तो हमने डॉक्टर साहब से समझा कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या होती है, लेकिन अब इसे विस्तार से समझेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि आमतौर पर लोग इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को कैंसर या फिर वेस्कुलर प्रोसीजर से जोड़कर देखते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याओं में एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट की क्या भूमिका होती है और कितनी महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट भूमिका होती है उसमें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को हम आमतौर पे सोचते हैं कि वैस्कुलर प्रॉब्लम्स या फिर कैंसर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स है, बट नहीं। आजकल काफ़ी सारी डिजेनरेटिव कंडीशंस जिसमें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर अदर टाइप के इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, बाकी जॉइंट्स, बाकी जोड़ में भी काफ़ी रोल आ रहा है। मेजर रोल होता है कि आप इमेजिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही कारगर तरीके से जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ तक पहुँचे और वहाँ पे आसपास के जो नॉर्मल एरियाज हैं उसको डैमेज से बचा सके और इमीडिएटली बहुत ही कारगर तरीके से उसका इलाज कर सके। तो ये रोल बहुत ज़्यादा आ रहा है और हमें पता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, तो उसके चलते इस बीमारी में बहुत ज़्यादा रोल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का आता जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि इस डिस्कशन को हम कई हिस्सों में बांटेंगे ताकि जो दर्शक इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन्हें सुनने में और समझने में काफ़ी आसानी रहे। तो अब मेरा इसी जर्नी के पार्ट में आपसे अगला सवाल यही रहेगा कि एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के रूप में आपने अब तक जो रीजनरेटिव थेरेपीज होती हैं उनका विकास करीब से देखा होगा, तो आपको क्या लगता है कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भविष्य में नी केयर को कैसे बदलने वाले हैं और इसका क्या फ्यूचर रहने वाला है? बिल्कुल, फ्यूचर ऑफ, मैं बोलूँगा, नी केयर। अब हम सर्जरी से दूर जाते जा रहे हैं। इट विल बी प्रेजर्वेशन ऑफ नी जॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं कि घुटने को बचा सके, ना कि सिर्फ उसको रिप्लेस कर सके। और हमें पता है कि अर्ली स्टेजेस में कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं और लास्ट स्टेज में सिर्फ सर्जरी होती है। तो जो बायोलॉजिक थेरेपीज हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, यानी रीजनरेटिव थेरेपीज, उनका मेजर रोल आता है कि आप सिर्फ अब घुटने को सिम्टम्स कंट्रोल पे नहीं जा रहे, आप बीमारी को जड़ से पहचान के उसका इलाज कर रहे हो ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाए, पेन खत्म हो जाए और साथ के साथ आप जो डिजीज नॉर्मली उम्र के साथ बढ़ती जा रही है उसको आप रोक भी सके। तो यहाँ पर बहुत ही कारगर रोल है बायोलॉजिक थेरेपीज का। और मैं बोलता हूँ फ्यूचर तो है ही है, आई थिंक प्रेजेंट भी होता जा रहा है, बिकॉज आज की डेट में ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हर मरीज के लिए काफ़ी हद तक कारगर भी हैं।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर हम विस्तार से चीज़ों को समझेंगे। आपने एक टर्म यूज़ किया, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इस हिस्से में मैं आपसे चाहूंगी कि आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं, व्यूअर्स को बताएं, सरल शब्दों में, आसान भाषा में, कि आखिर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है और भारत में ये समस्या कितनी आम हो चुकी है। बिल्कुल, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली घुटने का नॉर्मल वियर एंड टियर है जो उम्र के साथ होता है। जो हमारा नी जॉइंट होता है उसके बीच में कार्टिलेज होता है जो कुशन की तरह काम करता है। उम्र के साथ, वियर एंड टियर के साथ वो कुशन कम होता जाता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसके बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, उसके बारे में शायद हम अभी और डिटेल में बात करेंगे। बट बताना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया हमें पता है डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, उसके चलते चेंजिंग लाइफस्टाइल्स हैं, ओबेसिटी हो रही है, आजकल कसरत नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, फास्ट फूड हो गया है। इन सब के चलते नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। लाइफ स्पैन लोगों के लंबे होते जा रहे हैं, अब हम लंबा जी रहे हैं, तो उसके चलते बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। और एक मेडिकल आंकड़ों से बात करूं तो ऑलमोस्ट 15 करोड़ जनता हमारे भारत की इस चीज से परेशान है और उनको कोई सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। जब भी हम जाते हैं तो या तो फिर एक नी रिप्लेसमेंट बोल दिया जाता है या फिर सिर्फ बोला जाता है कि दर्द के साथ जीना सीख लो। बिल्कुल डॉक्टर बंसल, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के करंट ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में भी अब हम जानना चाहेंगे, क्योंकि समस्या क्या है ये तो हमने जान लिया, लेकिन समस्या का इलाज क्या है, इसके कितने ऑप्शंस हैं, और अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी लिमिटेशंस कहां पर सामने आती हैं। बिल्कुल, सो ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट्स उनकी ग्रेडिंग पे डिपेंड करता है। अगर मैं बात कर लूँ अर्ली या मॉडरेट ग्रेड, जहाँ पे ग्रेड 1 होता है, वहाँ पे हम रेकमेंड करते हैं कि फिजियोथेरेपी कराएं, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, कि आप एक्सरसाइजेस कीजिए, वजन घटाने का प्रयास कीजिए, या फिर पेन किलर्स देते हैं। अगर यही थोड़ी सी और एडवांस्ड होती है, जब हम ग्रेड 2 या 3 बोलते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर सिर्फ ऑप्शंस इंजेक्शंस के लिमिटेड होते हैं कि घुटने में आपने या तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे दिया या फिर एक हाइलुरोनिक एसिड नामक दवाई का आपने इंजेक्शन दे दिया। ये दर्द से निजात तो दिलाते हैं, बट बहुत टेम्परेरी निजात दिलाते हैं और कुछ ही महीनों में दर्द वापस आ जाता है, बिकॉज ये बीमारी को ठीक नहीं कर रहे, सिर्फ सिम्टम कंट्रोल कर रहे हैं। और यही बात करते हैं ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जहाँ पे पूरा कार्टिलेज घिस गया है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नी रिप्लेसमेंट की ही बात करी जाती है। सो ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस है और एक बहुत बड़ा गैप है, बिकॉज अगर हम बात करें ग्रेड 1 से ग्रेड 4 के बीच में, तो जो ग्रेड 2 और 3 के मरीज हैं उनको कोई कारगर इलाज नहीं मिलता। वो दर से दर भटकते रहते हैं, कभी यहाँ पे इंजेक्शन लगाया, कभी वहाँ पे इंजेक्शन लगवाया, बट कोई अच्छा रिलीफ और कोई ऐसा इलाज अभी तक नहीं था जो बीमारी को रोक सके। बिल्कुल डॉक्टर बंसल, अब अगले हिस्से में हम कार्यक्रम के आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जब नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करते हैं तो कुछ और टेक्निकलिटीज इससे जुड़ी होती हैं, जैसे कि हम बात करें स्टेम सेल की, एलोजेनिक एमएससीज के बारे में। तो अब हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में बताइए कि ये स्टेम सेल्स क्या होती हैं और नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में इनकी कितनी आवश्यकता होती है, क्यों इन्हें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। बिल्कुल, जैसे जैसे आजकल ट्रीटमेंट इवॉल्व हो रहा है, आजकल हम पर्सनलाइज्ड केयर की बात करते हैं। अब वो दिन गए कि हर इलाज हर पेशेंट के लिए एक इलाज हर पेशेंट के लिए एक ही तरह से काम करे। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट में आप मरीज का जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है उसके हिसाब से इलाज सुझाते हैं। और स्टेम सेल, जैसे मैंने बात करी, एक बहुत बड़ा गैप जो हमारे ग्रेड 1 और ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस के बीच वाले मरीजों के लिए था, उसको कवर अप करता है। स्टेम सेल्स बेसिकली एक हेल्दी अडल्ट मेडिकली स्क्रीन्ड डोनर से एक पूल करा जाता है, एक प्रॉपर लैब कंडीशंस के थ्रू, एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल के थ्रू सेल्स को हार्वेस्ट करते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जाता है। ये सेल्स का मेनली हमारा काम होता है बॉडी में रिपेयर और फंक्शन, यानी कहीं भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी तो वो इन्फ्लेमेशन यानी जो दर्द का कारण होता है मेजर, उसको कम करते हैं। जो हमारे घुटने की जॉइंट का एनवायरनमेंट होता है उसको बेहतर करते हैं और साथ के साथ जो कार्टिलेज एक नॉर्मल डिग्रेड हो रहा होता है उसको भी हॉल्ट करते हैं। तो यहाँ पर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो उसमें बहुत ही कारगर है, बिकॉज इसका पोटेंशियल है कि सिर्फ सिम्टम्स कंट्रोल नहीं कर रहा है, बल्कि बीमारी को जिस कारण से प्रॉब्लम हो रही है उसको वहीं पे जड़ पे हिट करता है और ताकि बीमारी को हॉल्ट कर सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आजकल एलोजेनिक स्टेम सेल्स भी काफ़ी जिनकी चर्चा हो रही है, तो अब आप हमें समझाइए कि एलोजेनिक एमएससीज क्या हैं और ऑटोलोगस स्टेम सेल से ये कैसे अलग हैं, कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं।
बिल्कुल। सो ऑटोलोगस स्टेम सेल्स मरीज के खुद के स्टेम सेल्स हार्वेस्ट करते हैं, जहां पे बोन मैरो के थ्रू उनके सेल्स निकाले जाते हैं। जबकि एलोजेनिक में क्या होता है कि जो हेल्दी अडल्ट डोनर्स होते हैं, जो मेडिकली स्क्रीन्ड होते हैं, उन सबके हेल्दी सेल्स लेते हैं, मीजेंकाइमल स्टेम सेल्स कहते हैं उन्हें, MSCs, उनको पूल करके और एक प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जाता है। एलोजेनिक स्टेम सेल्स का फायदा ये होता है कि उसकी जो सेल्स की पोटेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, एक स्टैंडर्डाइज तरीके से बने होते हैं तो उनकी एफिकेसी ज़्यादा होती है, जो सेल्स की वायबिलिटी है वो ज़्यादा होती है और इमीडिएटली अवेलेबल होते हैं। इसके चलते इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑटोलोगस से, यानी अपने खुद के सेल से, क्योंकि उसमें आपको पहले हार्वेस्ट करना पड़ेगा, वो अलग से एक पेनफुल प्रोसीजर होता है, उन सेल्स को फिर फर्दर ग्रो करना पड़ेगा और उसकी कितनी वायबिलिटी होगी, बिकॉज जब तक आपको इस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी आप ऑलरेडी 40-50 साल क्रॉस कर चुके होंगे, तब तक आपके खुद के जो आपके सेल्स हैं वो उतना कारगर नहीं होंगे। तो इसीलिए एलोजेनिक स्टेम सेल्स काफी कारगर होते हैं। दूसरा, इनकी इम्यूनोजेनेसिटी नहीं होती, जिसके चलते जो हम बात करते हैं कि रिएक्शन हो सकता है या फिर रिजेक्शन हो सकता है, उसकी संभावना बहुत ही कम होती है, प्रोवाइडेड ये सेल्स एक प्रॉपर रेगुलेशंस के थ्रू और प्रॉपर तरीके से बनाए गए हों। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये थेरेपी जिसके बारे में अगर हम कहते हैं कि कुछ भी अगर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो उसके बारे में प्रैक्टिकली जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस थेरेपी को प्रैक्टिकली कैसे दिया जाता है, और ये भी समझना यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा कि क्या ये कोई बड़ी सर्जरी होती है या फिर एक सिंपल प्रोसीजर होता है, जैसे किसी भी मरीज पे अगर किया जाए तो उसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उस पर नहीं देखने को मिलते हैं या देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, बिकॉज सबके मन में होता है कि स्टेम सेल्स हैं बट पता नहीं कैसे करते होंगे। तो बताना चाहूंगा मैं, बिल्कुल भी बड़ा ऑपरेशन नहीं है, बहुत ही सरल सा प्रोसीजर होता है। हाँ, बट इसको हम प्रॉपर स्टेराइल तरीके से एक ऑपरेशन थिएटर में करते हैं। हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के थ्रू या फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस के थ्रू बहुत ही सटीक तरीके से जो नी जॉइंट होता है उसमें एक पतली सी सुई के थ्रू जाते हैं, और एक थेरेपी का जब हम सेल्स को यूज करते हैं तो ये लेस देन -185 डिग्री सेल्सियस में अवेलेबल कराए जाते हैं। उसको हम प्रिपेयर करते हैं कुछ स्टैंडर्ड तरीकों के थ्रू, और पूरा प्रोसेस अंदाजन करीब 30 से 40 मिनट ही लेता है। बट हाँ, कोई कट नहीं है, कोई टाके नहीं है, कोई बेहोशी की ज़रूरत नहीं है, कोई जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट आता है, हम उन्हें रेडी करते हैं स्टेराइल तरीके से, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, और एक इंजेक्शन के थ्रू इन स्टेम सेल्स को प्रिपेयर करके जॉइंट में डाल देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स सेम डे घर जा सकते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं, और बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शंस होती है जिसको हम बोलते हैं कि फॉलो करें, अदरवाइज वो अपनी नॉर्मल जो डे टू डे रूटीन है उसको इमीडिएटली फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि आसान और पेनफुल प्रोसीजर होता है, ये किसी भी तरह का बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते डॉक्टर। हाँ, आसान और पेनलेस प्रोसीजर होता है। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे और आपसे ये भी समझना चाहेंगे हम कि कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें स्टेम सेल थेरेपी सबसे ज्यादा फायदेमंद असरदार साबित होती है। बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बिकॉज हमने बात तो कर ली स्टेम सेल्स की, बट वाकई में किसको फायदा होगा वो जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले वो पेशेंट्स हैं जो ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी कि पेन किलर्स ट्राई कर चुके हैं, स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवा चुके हैं, बट फिर भी कोई रिलीफ नहीं है। उसके अलावा अगर आप सर्जरी के लिए हाई रिस्क हैं, हार्ट की दिक्कत है, लंग्स की दिक्कत है जहाँ पे सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, वो लोग, या फिर अगर आप अभी फिलहाल सर्जरी कराना नहीं चाहते या किसी कारणवश पॉसिबल नहीं है। एट द सेम टाइम, अगर मैंने जो शुरू में बात करी थी ग्रेड 2 और 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जहाँ पे अभी सर्जरी की जरूरत भी नहीं है, सो ये आइडियल पेशेंट्स हैं कि आप दर्द से परेशान तो हैं बट अभी सर्जरी की नौबत नहीं आई है। तो अगर हम स्टेम सेल्स इंजेक्ट करते हैं तो हम बीमारी का सिर्फ दर्द को टारगेट नहीं कर रहे, जो एक नॉर्मल वियर एंड टियर है कार्टिलेज का, डिग्रेडेशन है, वो भी हॉल्ट हो रहा है। तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, जॉइंट का जो एनवायरमेंट है, माइक्रो एनवायरमेंट हम कहते हैं, वो इंप्रूव हो रहा है, इन्फ्लेमेशन कम हो रही है। तो ओवरऑल जो सर्जरी की बात करते हैं हम, नी रिप्लेसमेंट को, उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं बहुत सालों तक भी। तो ये आइडियल कैंडिडेट्स है जिनके लिए स्टेम सेल्स बहुत ही कारगर है। ये तो बात हो गई कि किस पर इस टेक्निक को अप्लाई किया जाए, लेकिन एक बड़ा सवाल है, और आपसे डिस्कशन करने के बाद डॉक्टर साहब मेरे भी दिमाग में यही आ रहा है कि क्या ये जो प्रोसीजर है इसको हम नी रिप्लेसमेंट का एक ऑप्शन माने, एक विकल्प माना जा सकता है या नहीं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो नी रिप्लेसमेंट है वो एक अलग ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत ही जरूरी और गोल्ड स्टैंडर्ड है।
अगर कार्टिलेज पूरा घिस चुका है तो उसमें जरूर सर्जरी ही एकमात्र चीज काम आती है। बट उससे पहले जो हम बात करते हैं ग्रेड 2 और 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस की, वहां पे बहुत ही कारगर है स्टेम सेल इंजेक्शन, और उन पेशेंट्स के लिए आइडियल है, जैसे मैंने बताया कि आप सर्जरी को पोस्टपोन कर सकते हैं या फिर टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं। बट यस, अगर ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उनके लिए नी रिप्लेसमेंट ही कारगर ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। अब पेशेंट्स के लिहाज से अगर बात की जाए डॉक्टर बंसल, तो आपके पास कई तरह के पेशेंट्स भी आते होंगे जो इस थेरेपी से जुड़े हुए, इस प्रोसीजर से जुड़े हुए कई सवाल पूछते होंगे। उनके लिहाज से कुछ सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी। पेशेंट्स का एक बहुत अहम सवाल होता है कि ये जो प्रोसीजर है, एलोजेनिक स्टेम सेल थेरेपी है, भारत में क्या ये हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती है या नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टेम सेल्स बताना चाहूँगा, जो मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स हैं वो हमारे भारत में DGCI यानी डायरेक्टर जनरल कंट्रोल DGCI अप्रूव्ड है, और इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के थ्रू अप्रूवल मान्यता दी गई है। तो बट लेकिन प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा नया ट्रीटमेंट है, तो इसलिए अवेयरनेस थोड़ी सी इंश्योरेंस एजेंसीज में कम है। तो क्योंकि DGCI अप्रूव्ड है तो अप्रूवल होना चाहिए, बट जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की, तब हमने देखा ग्राउंड लेवल पे कुछ कुछ जगह पर इश्यूज आ रहे हैं। बट अब चीज़ें बदल रही हैं, आजकल अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और आपके माध्यम से शायद अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इंश्योरेंस अवेयरनेस बढ़ रही है, डॉक्यूमेंटेशन सरल होती जा रही है, तो उसके चलते इंश्योरेंस कंपनी आजकल इसको अप्रूवल दे रही है। इसी के चलते हमारे ज़्यादातर पेशेंट्स को TPA और इंश्योरेंस कवरेज मिल जाती है। बट येस, आई एम होपफुल कि आफ्टर योर शो मोर एंड मोर इंश्योरेंस कंपनीज विल कम फॉरवर्ड एंड अप्रूव दिस थेरेपी आगे चल के भी। बिल्कुल, और ये आम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत होगी अगर इसे इंश्योरेंस में कवर किया जाता है, क्योंकि एक इलाज कराना लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान भी हो जाएगा। आखिर में डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भारत में एलोजेनिक स्टेम सेल थेरेपी का आप कैसे भविष्य देखते हैं, खासकर जब हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के लिहाज से अगर बात करें तो? मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जो नी स्टेम सेल्स हैं, मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स हैं, ये DGCI और CDSCO अप्रूव्ड हैं, और भारत पहला देश है दुनिया का जहाँ पर इन स्टेम सेल्स को नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक ऑफिशियल गवर्नमेंटल अप्रूवल मिला है। सो इसके चलते हम आई थिंक वी आर द पेडल ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे हम सबसे आगे इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। क्लिनिकल एविडेंस बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, और पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो इन सब के चलते मेरे को लगता है एक फ्यूचर है स्टेम सेल्स नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, बिकॉज जैसे मैंने बताया, ये एक ऐसा एकमात्र ट्रीटमेंट है जो सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं कर रहा, बट बीमारी को जड़ से ठीक कर रहा है। कैसे कि आपने इन्फ्लेमेशन को रोका तो दर्द तो खत्म हुआ ही हुआ, बट लेकिन जो नॉर्मल कार्टिलेज का लॉस होना है वो भी कुछ हद तक हॉल्ट हो जाता है। तो आपको बहुत सारे साल मिल जाते हैं जहां पर आपका जो घुटना जल्दी खराब होना था वो शायद अब बहुत सालों तक स्टेबल होके आपको दर्द के बिना और एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ आप अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आखिर में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो भी पेशेंट्स हैं या उनके जो परिवार हैं, वो इस कार्यक्रम को अगर देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो उन्हें आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे, और ये भी सलाह भी क्या देना चाहेंगे कि जो सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आपको? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिकॉज यही आई थिंक आप कैरी होम करेंगे। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दर्द से घबराए ना। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक उम्र के साथ नॉर्मल चीज़ आनी होती है, बट उससे घबराना नहीं है। आजकल हम साइंस इवॉल्व हो गई है और हम नी जॉइंट को बेहतर समझ पा रहे हैं, उसके माइक्रो एनवायरनमेंट को बेहतर समझ पा रहे हैं। उसी के चलते स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट जिसका इजाद हुआ है और उसको काफ़ी हद तक पॉजिटिव इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो बट इंपॉर्टेंट है कि टाइमली डायग्नोसिस होना। जैसे मैंने बताया कि अगर कार्टिलेज पूरा घिस चुका है तब उतना कारगर नहीं होता, इसलिए अगर आपको लगता है कि दर्द शुरू हुआ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स जैसे कि दर्द होना, सूजन होना, चलने में दिक्कत होना अगर आते हैं, तो मेडिकल अटेंशन को अर्ली सीक कीजिए, बिकॉज टाइमली इंटरवेंशन के चलते हम इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक दरकिनार रख सकते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस होना और टाइमली एक गुड इवैल्यूएशन कराना, और उसके साथ साथ एक टाइमली इंटरवेंशन भी कराना। तो घबराना नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और सिर्फ सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर बंसल, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर अब हम लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी और आपको वन लाइनर इसी समस्या से जुड़े हुए जवाब देने होंगे। डॉक्टर बंसल, सबसे पहले तो सवाल यही है कि क्या ये प्रोसीजर पेनफुल है?
बिल्कुल पेनलेस है, कुछ पता ही नहीं चलता, ब्लड सैंपल लेने से भी ज़्यादा सरल प्रोसीजर है। कितने समय में इंसान पता कर सकता है कि उसे ये समस्या हो रही है? नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द धीरे धीरे उम्र के साथ आना शुरू होता है। अगर आपको लग रहा है कि स्टिफनेस है, सूजन है, दर्द हो रहा है, तो एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा होता है कि अगर परिवार में किसी एक सदस्य को समस्या हो गई है तो उसके ट्रांसफर होने के चांसेस काफी ज्यादा हों? जनरली नहीं, ऑस्टियोआर्थराइटिस कम्युनिकेबल नहीं है, ये उम्र के साथ नॉर्मल वेयर एंड टियर है, बट यस जेनेटिक्स डू प्ले अ रोल। तो अगर फैमिली में ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो संभावना है कि जब उनके जो चिल्ड्रन है जब वो ओल्ड एज के होंगे तब ऑस्टियोआर्थराइटिस की सिवियरिटी जरूर ज्यादा हो सकती है। डॉक्टर बंसल, क्या ये ट्रीटमेंट भारत के ज्यादातर अस्पतालों में अलग अलग राज्यों में आसानी से मिल सकता है? इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है और एप्लीकेबिलिटी और एक्सेप्टेंस भी बढ़ रही है। यस, अभी कुछ कुछ लिमिटेड सेंटर्स में ही है, बट काफ़ी हद तक मैं देखता हूँ हर रोज़ किसी नए हॉस्पिटल और नए सेटअप में इसका यूज़ हो चुका होता है। तो मेरे को लगता है कि बहुत ही जल्द आई थिंक पूरे इंडिया में ये चीज़ अवेलेबल होगी। डॉक्टर बंसल, क्या लगता है आपको कि इस ट्रीटमेंट के बारे में लोगों को अभी और अवेयर करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और आई थिंक आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा भी। और इसलिए भी ज़रूरी है कि डरना नहीं है, बिकॉज लोगों को लगता है कि या तो दर्द से जूझते रहो या फिर सिर्फ सर्जरी कराओ। नहीं, वी हैव अ वेरी वेरी गुड ट्रीटमेंट जो इस गैप को भरता है और आपकी बीमारी को दरकिनार रख सकता है। एज वी से कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो व्हाट आर योर एक्सपीरियंस? आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को कि क्या प्रिवेंशंस उन्हें रखने चाहिए ताकि उन्हें ये समस्या ना हो? बिल्कुल, सो प्रिवेंशन इज सिंपल है। आप अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन करें, बैलेंस्ड डाइट लें, अगर वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस पे ध्यान दें, अपने वेट को कंट्रोल करें। एक हेल्दी, हम कहते हैं कि नॉर्मल वॉक इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर नीज। आप दिन में कम से कम 10,000 स्टेप्स को कोशिश कीजिए। डाइटरी चेंजेस कीजिए, अगर डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर उसको मैनेज कीजिए। आप ये सब अगर हेल्दी बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे, योगा कीजिए थोड़ा थोड़ा करके, तो अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपने नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोक सकते हैं। बट अगर फिर भी उम्र के साथ आ रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। सिम्टम्स को एक टाइमली इवैल्यूएशन करा के उसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो बहुत ही आपको यूजफुल रहेगा। मिसकम्युनिकेशन बहुत जल्दी स्प्रेड होती है डॉक्टर बंसल। कई बार सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कई तरह के दावे भी किए जाते हैं, तो क्या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का जब ट्रीटमेंट कोई ले लेता है, हालांकि आपने बताया भी था, लेकिन फिर भी हम आपसे वन लाइनर में समझना चाहेंगे कि चलना फिरना कितने दिनों में आम हो जाता है मरीज का? अगर हम बात करते हैं स्टेम सेल्स की, तो स्टेम सेल्स के बाद पेशेंट सेम डे चल फिर सकते हैं। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज, बिकॉज जब भी हम बात करते हैं बाकी बड़ी बड़ी सर्जरीज की, जहाँ पे भी हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप बेड रेस्ट पे रहिए कुछ हफ्ते कुछ महीने, वहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, चाहे वो डीप वीनस थ्रोम्बोसिस हो जहाँ पे नसों में क्लॉट बन जाना, या फिर बाकी सारी डायबिटीज़, बीपी और वजन बढ़ जाना, वो सब कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, मसल लॉस हो जाता है। बट इस ट्रीटमेंट का सबसे ज़्यादा फायदा यही है कि आप सेम डे से चल फिर सकते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो इस रैपिड फायर का आखिरी सवाल, क्या ऐसा कुछ होता है कि फीमेल या मेल में कोई ज़्यादा प्रोन हो इसके लिए? डेफिनेटली ओवरऑल अगर हम बात करें, महिला ज़्यादा प्रोन होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, और वो सबसे कम ध्यान देते हैं अपने लिए। ज़्यादातर पूरे घर का स्ट्रेस ज़रूर लेंगे, सबके लिए चेकअप कराएंगे, सबके लिए कुछ खुद कराएंगे, बट खुद पे ध्यान नहीं देते। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना कीजिए और अपनी हेल्थ रखेंगे ध्यान, तभी अपने परिवार को भी ध्यान से देख पाएंगे। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिषेक बंसल जी, आपका हमारे बीच में आकर हमारे दर्शकों को स्वास्थ्य मंत्र देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, आज के इस चर्चा में हमने ये समझने की कोशिश की है कि आधुनिक चिकित्सा, जिसको हम मॉडर्न लाइफस्टाइल और मॉडर्न टेक्निक से, मेडिकल साइंसेस से अगर जोड़कर देखते हैं, तो ऐसे में ये केवल बीमारी का इलाज करने तक सीमित नहीं होती है, बल्कि मरीजों की हम देखेंगे कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कितना ज़्यादा हमें देखरेख करने की, किस तरह के प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। उम्मीद करते हैं कि हमारे खास कार्यक्रम आपके लिए काफ़ी मददगार इस लिहाज से भी साबित हुआ होगा कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ को मेंटेन करना है, और कहीं अगर आपको ये समस्या हो जाती है तो कैसे इसका इलाज होगा। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिंपल लाइफस्टाइल चीज़ें, और अगर कुछ इस तरह की समस्या होती है तो इस प्रोसीजर को बिना किसी डर के आप फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।